हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। आज हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जो कटाई होती है फसल की वो इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो फसल के पकने के बाद जो उसको काटा जाता है इसी को क्या बोलते हैं? कटाई बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कटाई में होता है क्या, फसल को या तो उखाड़ दिया जाता है और या उसको ग्राउंड से ज़मीन के पास ही उसको काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो कोई भी अगर अनाज वाली फसल है तो उसको 3 से 4 महीने लगते हैं उसको पकने के लिए, जैसे कि हमारा वीट है, गेहूँ है। Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester। तो हमारे देश में जो कटाई है वो या तो दरांती से की जाती है, हाथों से, सिक्कल जो आपको दिख रही है साइड में, या एक मशीन होती है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं, उससे क्या की जाती है, कटाई की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चफ। अब इसमें क्या होता है, जब उसको फसल को काट दिया जाता है तो काटने के बाद जो उसके दाने होते हैं फसल के, उसको हमें उसके जो फूस है, उसका जो भूसा है, जो उसका छिलका है, उससे उसको अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो यहाँ पे जो मशीन यूज़ की जाती है वो कंबाइन होती है, और कंबाइन दोनों काम करती है, वो काटने का काम भी करती है और थ्रेशिंग का काम भी करती है। तो इसको कंबाइन हम बोल सकते हैं, तभी तो उसका नाम क्या पड़ा है, कंबाइन, कि दोनों काम करती है, वो हार्वेस्टर का भी और थ्रेशर का भी। क्लियर? तो आपको ये कंबाइन दिख रही है, सभी ने देखी होगी। नेक्स्ट पहली क्या बोल रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। ये बोल रही है कि कटाई के बाद जो फसल के जो नीचे छोटे छोटे तने होते हैं वो उस खेत में रह जाते हैं और उनको किसान जला देते हैं। ये सभी ने देखा होगा, जैसे कि हमारी जो गेहूं है उसको काटने के बाद हम दाने निकाल देते हैं, तूड़ी बना लेते हैं, फिर भी छोटे छोटे उनके जो हैं छिलके से वो नीचे रह जाते हैं ज़मीन में, उनके जो ठूंठ हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, लोग जला देते हैं। आपने देखा होगा, आग लग रही होती है खेतों में। तो पहेली इज़ वरीड, तो पहेली उसके बारे में चिंतित है। शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन, वो जानती है कि इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, और ये क्या करती है, आग भी पकड़ती है। जब आग जलाएंगे तो आग तो होगी ना वहाँ पे, और अगर साथ में कोई पकी फसल है तो उसको भी आग लग जाती है। आपने ये कई केसेस सुने होंगे कि किसी किसान ने अपने खेत में आग लगा रखी थी और साथ में किसी ने फसल को अभी तक काटा नहीं था, पकी हुई फसल थी, उसकी सारी फसल को आग लग गई। तो बहुत सारे केसेस सुने होंगे। नेक्स्ट है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चफ बाई विनोइंग। अब जो छोटे जो किसान होते हैं, छोटे किसान का मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी हाइट छोटी होती है, उनका मतलब है कि उनके पास खेत जो हैं कम किले होते हैं, उनके पास कम बिगे होंगे, कम किले होंगे, 1-2 किले जिनके पास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मशीन का यूज़ नहीं करते, कंबाइन का। वो उनको ग्रेन्स को कैसे अलग करते हैं, चफ से, विनोइंग से। विनोइंग का मतलब क्या है, फटक फटक कर क्या करते हैं, वो उसको अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द क्लास 6, और 6th क्लास में आपने विनोइंग के बारे में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। आपको पता है कि 3 से 4 महीने लगते हैं फसल को पकने के लिए, फिर उसको कटाई करनी होती है। तो एक दिन आ जाता है उसको कटाई का। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लादेन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बींग। अब जो वहाँ पे पकी हुई फसल है, तो वहाँ पे आपकी जो खेत हैं, आपने देखा होगा जब भी जो गेहूं है जैसे पक जाती है तो खेत को देखना तो ऐसे लगता है कि सोना हो जैसे। तो सोने जैसे जो खेत हैं उनको देखकर, जहाँ पे आपकी फसल खड़ी हुई है,
किससे भरी हुई है? अनाजों से भरी हुई है। उससे जो किसान है उसका जो हार्ट है वो भर जाता है उल्लास से, जॉय से, खुशी से, और उसको लगता है कि अब हमारा टाइम आ गया, हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। ठीक है, तो मोदी ने तो अच्छे दिन ला दिए, वो तो हमें देख लिया हमने। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न ए फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। अब ये जो है पीछे वाली जो हमारा जो सीज़न है जिसमें हमने बहुत सारा एफर्ट किया था, उसका ये एक प्रकार का फल मिल जाता है हमें जब हमारी फसल पक जाती है, और ये टाइम होता है रिलैक्स करने का और एंजॉय करने का। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब भी कटाई का टाइम होता है हमारा जो भारत है, इसमें सभी जगह क्या किया जाता है, सभी पार्ट्स में इसको खुशी खुशी से इसको मनाया जाता है, उल्लास के साथ इसको पर्व मनाया जाता है ये वाला। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथेसाइज्म। तो जो यहाँ पे चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, सभी इसको सेलिब्रेट करते हैं ग्रेट उल्लास के साथ, ग्रेट एंथेसाइज्म के साथ, खुशी के साथ। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबनिया एंड बिहू। तो ये सारे के सारे फेस्टिवल हैं जो कटाई के साथ रिलेटेड हैं। जब भी फसल पकती है उसको काटा जाता है, तो उसके टाइम पे अलग अलग पार्ट्स में कहीं जगह पोंगल मनाई जाती है, कहीं जगह बैसाखी होती है। देखो पंजाब में फेमस होती है बैसाखी, और होली होती है, कईयों में दिवाली मनाई जाती है, नाबनिया मनाया जाता है, एंड बिहू। ये सारे के सारे फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोरेज, भंडारण। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है, इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने जो फसल के दाने हैं लंबे टाइम तक रखना है, तो उसके लिए उनको हमें सेफ रखना पड़ेगा। किससे? मॉइस्चर से, वहाँ पे कोई नमी ना हो दानों में, इंसेक्ट से, रैट्स चूहों से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो जीव हैं उनसे हमें उसको बचाना पड़ेगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जब भी हम ताज़ा फसल निकालते हैं तो उसमें नमी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। अब अगर ताज़ा जो फसल है जिसके अभी अभी हमने दाने निकाले हैं, अगर हम उसको सुखाए बिना स्टोर कर देंगे तो या तो वो ख़राब हो जाएगी, या उनके ऊपर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो अटैक करेंगे, जिससे होगा क्या, उनकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, मतलब आगे उनकी उगने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। इसलिए जब भी इसको स्टोर किया जाता है तो सबसे पहले इसको सुखाया जाता है धूप में, जिससे उसकी जो नमी है उसमें वो चली जाती है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इससे और क्या फ़ायदा होता है, जो भी यहाँ पे कीड़े वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, उनके ऊपर नहीं अटैक करते, क्योंकि नमी के ऊपर ही वो अटैक करते हैं। नेक्स्ट है फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। तो जो फार्मर्स, जो किसान है, वो अपना जो दाने हैं उनको किस में स्टोर करते हैं? आपने बोरियां देखी होंगी जूट की, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रेनरी जो है, यहाँ पे ये देखो बोरियां पड़ी हुई हैं, इनको जूट बैग बोलते हैं। तो जूट बैग में वो स्टोर करती हैं, या मेटालिक बिन में। आपको पता है आपके घर में ड्रम होता है, तो मेटालिक बिन का मतलब वही है कि मेटल का जो बिन है, जो ड्रम है। However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. लेकिन अगर लार्ज स्केल में है, अगर हमारे जो दाने हैं बहुत सारे हैं, तो आपने देखा होगा मार्केट में जो होता है, जब भी फसल जाती है तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? बड़े बड़े उनके पास ग्रेनरीज होते हैं, बड़े बड़े शेड बने होते हैं, तो वहाँ पे वो स्टोर करते हैं ना। या दूसरा टाइप क्या होता है, साइलोज। तो साइलोज में क्या होते हैं, एक प्रकार के मेटालिक ये कंटेनर होते हैं, ये देखो ऐसे मेटालिक के कंटेनर होते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ पे दानों को स्टोर किया जाता है। तो आपने ये देख लिया होगा बहुत सारे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में आपके क्या बने हुए हैं, साइलोज बने हुए हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है। वहाँ पे कीड़े मकोड़े वहाँ पे उसको नहीं लगते, चूहे वगैरह उसको नहीं खाते। ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब जो
नीम की सूखी पत्तियां होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं घरों में, फूड को जब भी हमने स्टोर करना होता है ताकि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगें, क्योंकि नीम जो है वो कड़वा होता है तो वहाँ पे कोई नहीं आता उसकी स्मेल से। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हमने इसको लार्ज क्वांटिटी में, जो भी हमारे ग्रेन्स है, अगर लार्ज क्वांटिटी में उसको हमने स्टोर करना है, गोडाउन में अगर हमने उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल जो है ट्रीटमेंट उसको भी हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, केमिकल्स यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कपड़ों में भी कुछ गोलियाँ रखते हैं ना, हम उसको स्टोर करते हैं जब अंदर रखते हैं, जब वैसे ही जहाँ पे दाने जो हैं जब स्टोर किए जाते हैं तो उसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, कोई गोलियाँ वगैरह या कुछ भी वहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर जाके वो कीड़ों मकोड़ों से उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा पीछे थोड़ा पहेली ने कुछ पूछा हुआ था शायद, आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने अपनी माता को देखा कि वो सूखी पत्तियां जो है आयरन के ड्रम में डाल रही है जिसमें कि गेहूं रखी हुई है, तो वो आश्चर्य है कि क्यों। तो इसका रीज़न वही है कि जो नीम की पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो कड़वी होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पेट्स हैं, इंसेक्ट हैं, रेट्स हैं, वहाँ पे नहीं आते, उससे हम उसको बचा सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो आपको यहाँ पे पहले एक्टिविटी दी गई है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको फूड बताया गया और सोर्सेज बताए गए हैं। तो आपको सभी को पता है कि मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे शी गोट आ गया, शी कैमल आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आपको पता है मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। आगे आपने जो टेबल है वो भी फिल करना है कि आपको एनिमल से क्या क्या मिलता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप सेकंड जो इसमें रो है फूड में लिख लीजिए एग्स लिख सकते हैं, आप एग्स लिख लो इसमें। उसके बाद सोर्सेज में आप क्या लिखोगे, हैन लिख लो, आपको एग कहाँ से मिलते हैं, हैन से मिलते हैं। तीसरा जो रो है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, मीट लिख लो उसमें, MEAT मीट। और सोर्सेज में क्या आएगा, गोट आएगा, बकरी का जो मीट होता है, शीप आ जाएगा, भेड़ का जो मीट होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिग्स आ जाएगा, सूरों का मीट भी खाते हैं कई लोग, और साथ में क्या आ जाएगा, फिश भी आ सकता है, फिश का जो मीट है वो भी लोग खाते हैं। तो नेक्स्ट वाली रो है जो वो आप खुद से भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो अभी हमें पता है कि प्लांट से तो हमें फूड मिलता ही है, लेकिन हमें एनिमल्स से भी डिफरेंट काइंड के फूड मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा मिल्क है, जैसे कि एग्स है, जैसे कि यहाँ पे मीट है, ठीक है, तो चिकन वगैरह सब कुछ बनता है जो। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो भी यहाँ पे कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे जैसे सीज वगैरह हैं, जहाँ पे जैसे रिवर्स वगैरह हैं, जहाँ पे भी वो पानी वाले किनारे के साथ में जो भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं। उनकी मेजर डाइट होती है फ़िश को वो अच्छे से खाते हैं वहाँ पे निकाल कर। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने प्लांट से जो भी हमें फूड मिलता है वो तो हमने पढ़ा हुआ है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. अब जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा कि अगर फसल को हमने उगाना है तो उसको हमने बहुत सारे उसमें स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे कि सीड्स की सिलेक्शन करनी है, बुआई करनी है, जो भी हमने पढ़ा है। उसी की तरह जैसे कि एनिमल है, अगर उसको हमने घर में या खेतों में हमने उसको पालना है तो उसको भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है प्रॉपर फूड, उनको फूड देना होता है, शेल्टर उनको छाया देनी होती है और उनकी अच्छे से केयर करनी होती है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब जब इसको लार्ज स्केल के ऊपर किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। लास्ट हमारा पहेली ने कुछ बताया हुआ है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि जो फिश है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो हमें इससे क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिसमें कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें फ़िश को खाना चाहिए, तो इसने बताया हुआ है।
तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।